हेलो दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और निरंतर रूप से पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और उसमें हमने शुरू कर दिया था भाग नंबर 5 यानी कि संघ के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, केंद्र के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। और सबसे पहला जो टॉपिक हमने उठाया था वो उठाया था राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। और हमने पढ़ लिया था कि कार्यकाल के अनुसार या क्रम के अनुसार अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके क्या क्या नाम थे और वो कैसे कैसे हुए, ठीक है, यानी कि किस क्रम में वो हुए थे, ठीक है। तो अभी तक हम इतना पढ़ चुके थे। अब इसके आगे की जो जानकारी है हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि भाग नंबर 5 जो है वो सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। याद रखेंगे भाग नंबर 5 क्या है, सबसे बड़ा भाग है। भाग नंबर 5 में संघ आता है, केंद्र आता है, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक चलता है, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, यानी कि हम इस संघ में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, संसद यानी कि संसद में दोनों जो सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद में भारत के महान्यायवादी, कैग यानी कि नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक जिन्हें आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, उसके बाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि जिसे आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम इस भाग में यानी कि भाग नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो उसमें हमने जो शुरुआत कर दी थी वो कौन से टॉपिक की शुरुआत कर दी थी, सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की, जो कि आर्टिकल नंबर 52 से शुरू होता है, क्योंकि मैं आपको 1 से लेकर 51 तक जो है आर्टिकल मैं आपको करवा चुका हूं। तो नेक्स्ट कहां से शुरू होगा, आर्टिकल नंबर 52 से। ध्यान रखिएगा ये जो टॉपिक है या फिर आप कह सकते हैं ये जो भाग है, भाग नंबर 5 जो है, इसे अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आगे वाला जो भाग है वो ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये भाग अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ही आगे वाला भाग समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो संघ है या केंद्र जो है, इसी के आधार पर या ऐसी ही तुलना करते हुए या इसी की कॉपी जो है वो राज्य में स्थापित की गई है। यानी कि जैसे मान के चलिए कि संसद जो है कहां पर होती है, केंद्र में होती है। राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। वहां पर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, यहां पर विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। वहां पर राष्ट्रपति होता है, यहां पर राज्यपाल होता है। वहां पर उपराष्ट्रपति, यहां पर उपराज्यपाल। वहां पर सुप्रीम कोर्ट, यहां पर हाई कोर्ट, ठीक है। तो जितना भी केंद्र है उसी की डिक्टो कॉपी कहां पर कर दी गई है, राज्य में कर दी गई है, ठीक है। तो आप अच्छे से जो संघ अगर पढ़ लेंगे तो आपको राज्य ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही बार में राज्य जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप संघ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, ये काफी बड़ा भाग है और इससे काफी सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो इससे काफी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 52, जिसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में दिया गया है या कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो किस में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 52 में। इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रपति की स्थिति किस राष्ट्रपति के समान है। तो आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो किसके समान है, ब्रिटेन के राष्ट्रपति के। यानी कि ब्रिटेन का जो क्राउन होता है, ब्रिटेन का जो ताज होता है, ब्रिटेन के जो राजा या रानी होती हैं, उनके समान ही कौन है, हमारा राष्ट्रपति है। क्योंकि आप जानते हैं कि विधि के तहत यानी कि कानून के तहत हमारे देश का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। विधि के तहत कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो हमारे देश का जो हेड होता है, हमारे देश का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि सारे के सारे काम करता कौन है, प्रधानमंत्री करता है, लेकिन सिर्फ किसके नाम से किए जाते हैं,
या फिर किसके साइन के द्वारा वो चीजें लागू होती हैं? राष्ट्रपति के। तो औपचारिक तरीके से अगर देखा जाए, औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत का हेड कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए कि हमारे भारत का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 53, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यानी कि संघ में जितने भी काम किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाते हैं? जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। कर्ता कौन है? प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नाम से किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। या दूसरे सेंस में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में मान के चलिए कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी तरीके का कानून पेश हुआ और वो कानून पास हो गया, किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन वो देश में कब लागू होगा? जब राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देंगे। ठीक है, तो क्या कहा कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यानी कि राष्ट्रपति जब तक किसी भी चीज पर साइन नहीं करेंगे वो देश में लागू नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो सारी की सारी शक्तियां किसके अंतर्गत आएंगी? राष्ट्रपति के अंतर्गत आएंगी। यानी कि एंड जो रिजल्ट होता है या फिर अंत में अगर देखा जाए तो किसकी पावर से ही कोई चीज लागू होती है? राष्ट्रपति की पावर से लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 54 यानी कि आर्टिकल नंबर 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें कौन कौन व्यक्ति वोट करेगा उसके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कमिटी। ठीक है, या फिर आप केवल और केवल इलेक्टोरल भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है जिस टाइम पर, उस टाइम पर कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है, राष्ट्रपति को वोट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आप जानते हैं दो हिस्सों में समझ लीजिए इसको। जैसे क्या, केंद्र में अगर देखा जाए संसद में तो कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, जैसे ये केंद्र है और केंद्र में क्या क्या होगा? लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। ठीक है, केंद्र में क्या क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट में यानी कि राज्य में क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, ये कहां पर है? केंद्र में। और ये कहां पर है? राज्य में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा, बिल्कुल। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कहां करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। राज्यसभा, जी बिल्कुल, राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो क्या करेंगे? वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, राज्य की बात अगर होती है, जितने भी राज्य हैं उनमें जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें जो सदस्य हैं वो भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। ठीक है, लेकिन विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। ठीक है, विधान परिषद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करती है। वो किस लिए नहीं करती है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। सारे के सारे राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान तो है नहीं, केवल और केवल 6 या 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद का प्रावधान है। अब जब केवल इतने ही राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है तो ये तो पक्षपात हो जाएगा, है ना? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पक्षपात हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए विधान परिषद को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। केवल और केवल लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। दूसरी चीज, इनके जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं,
वो वोट तो करते हैं लेकिन वही व्यक्ति करते हैं जो केवल और केवल निर्वाचित होते हैं। ये मैं लिखा भी है यहां पर, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दो तरीके के जो है व्यक्ति इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले निर्वाचित, दूसरे मनोनीत। ठीक है, पहले तो वो जो निर्वाचन के द्वारा आए हैं, यानी कि वोट डलने के बाद आए हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं मनोनीत हुए सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे आपको पता है कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब मान के चलिए कि मैंने आपको किसी पोजीशन पर अपॉइंट कर दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मैंने आपको किसी पोजीशन पर अपॉइंट कर दिया, तो सीधी सी बात है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ऐसे ही जब राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को राज्यसभा में जब मनोनीत करता है, तो ये जितने भी लोग हैं ये भी तो यही चाहेंगे कि यही राष्ट्रपति आए जिससे हम दोबारा जो है राज्यसभा में आ सकें। तो इसीलिए जितने भी मनोनीत हुए सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग वोट नहीं करते हैं। केवल और केवल कौन से लोग वोट करते हैं? जो निर्वाचित होकर आते हैं, यानी कि हम लोग जिन्हें इलेक्ट करते हैं, हम लोग जिनके लिए वोट करते हैं, वो लोग केवल राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? वोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी क्या है? आप जानते हैं कि पहले जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हुआ करता था, उसमें केवल और केवल ये लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाएं जो हैं जोड़ी जाती थी। लेकिन बाद में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हुए जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में जोड़ा गया। ठीक है, कौन कौन से थे? दिल्ली और पुदुचेरी, यानी कि पौंडीचेरी भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके विधानसभा के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। इनको बाद में जोड़ा गया, इसका मतलब इसमें एक संशोधन किया गया होगा। अब संशोधन किया गया तो वो कौन से नंबर का संशोधन था? 70वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पौंडीचेरी को जोड़ा गया। किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने के लिए। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया था? तो दिल्ली और पौंडीचेरी, और कौन से के तहत? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए जी, इसके आगे फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में। अप्रत्यक्ष को प्रणाली क्या होती है? इनडायरेक्ट वे। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं कि जैसे मान के चलिए कि सभी के आसपास कहीं ना कहीं प्रधानी का चुनाव होता होगा, या फिर जो है एमएलए का चुनाव होता होगा, या फिर किसी और चीज़ का चुनाव होता है, जैसे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। तो उसमें क्या करते हैं? हम लोग खुद जाकर वोट करते हैं। ठीक है, हम जब किसी को जाकर वोट करते हैं तो वही व्यक्ति जीतता है जिसके ज़्यादा वोट निकलते हैं। ठीक है, तो वो हो गई डायरेक्ट प्रणाली, यानी कि प्रत्यक्ष प्रणाली, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो जनता है वो जाकर वोट करके आ रही है। ठीक है, यानी कि जनता जब खुद वोट करेगी उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रणाली।
लेकिन जनता जब खुद वोट नहीं करती उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष प्रणाली, यानी कि इनडायरेक्ट वे। हमने सांसदों को चुन के कहां भेजा? लोकसभा और राज्यसभा में भेजा। या हमने विधायकों को चुनकर कहां भेजा? विधानसभा में भेजा। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन व्यक्ति वोट कर रहे हैं? जो हमने चुने थे, ठीक है, वो लोग वोट कर रहे हैं, ना कि हम कर रहे हैं। यानी कि हमारे बेहाफ पे जब वो लोग वोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कैसी हो गई? इनडायरेक्ट वे हो गया कि हमारा जो है सांसद या विधायक वो हमारी तरफ से वोट करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है। प्रत्यक्ष जिसमें जनता खुद वोट करती है, अप्रत्यक्ष जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग वोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार होता है, तो आप आंसर करेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो चुनाव होता है वो प्रेफरेंस ऑर्डर पे होता है, ठीक है। इसको और आसान करते हैं कि क्या, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है उसके आधार पर आपको बैलेट पेपर दिया जाता है, और आप जब उस पर अपनी प्रेफरेंस भर देंगे, सारे के सारे जब रिजल्ट आएंगे उनमें गिना जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस किसको दी गई हैं, उसी को राष्ट्रपति जो है घोषित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे मान के चलिए, जैसे आपने प्रधानी का चुनाव दिया होगा, है ना, प्रधानी के चुनाव में क्या किया होगा? वोट किया होगा। तो यहां पर केवल क्या होता है, ऐसे टाइप का कुछ बैलेट पेपर आता है, और ऐसे टाइप के बैलेट पेपर में आप क्या करते हैं, यहां पर निशान बने हुए होते हैं, बस सिंबल बने हुए होते हैं, और उनके आगे आप सिर्फ एक मोहर लगा देते हैं आपको जिसको भी जिताना होता है, और फिर इसको फोल्ड करके जो है आप डब्बे में डाल देते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है, केवल उनका निशान होता है, और किसी एक के आगे आपको मोहर लगानी होती है जिसको आपको वोट करना है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने बताया ना कि प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से जो है आपको वोट करने होते हैं। जैसे ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं ABCD, ठीक है, ABCD 4 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, और क ख ग घ और म ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो वोट करेंगे। आप कह सकते हैं या तो सांसद या विधायक, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये लोग जो है वोट करेंगे। अब मान के चलिए कि क व्यक्ति ने वोट किया, ठीक है। बैलेट पेपर इस तरीके का नहीं होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि यहां पर ये क्या दिए हुए हैं, वोटर दे रखे हैं, और यहां पर कौन है, राष्ट्रपति पद के जो हैं उम्मीदवार हैं। अब मान के चलिए कि ये जो क व्यक्ति है, ये जो क व्यक्ति है, ये जिताना चाहता है C को, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, यहां पर 1 नंबर लिख देगा कि 1 नंबर पे मतलब मेरी जो पसंद है, जो मैं सबसे पहले किसी को अगर जिताना चाहता हूं तो वो जिताना चाहता हूं मैं C को, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे किसको जिताना चाहता है, तो भैया A को जिताना चाहता हूं। तीसरे पे तो भैया D को जिताना चाहता हूं, और अगर ये तीनों ही नहीं जीते तो 4th प्रेफरेंस कौन सी होगी कि B को जिताना चाहता हूं, ठीक है। क ने वोट किया, क्या किया कि पहले नंबर पे उसने C को रखा, दूसरे पे A को रखा, तीसरे पर D को रखा, और चौथे पे B को रखा, ठीक है। इसी तरीके से अब ख ने वोट किया। ख ने क्या किया कि इसने कहा कि मेरा जो मत है वो सबसे पहले किसको जाएगा, B को जाएगा, तो इसने यहां पर B के सामने 1 नंबर लिख दिया। दूसरे नंबर पर D को जिताना चाह रहा है, तीसरे नंबर पर C को, और चौथे नंबर पर A को, ठीक है। ऐसे ही करके ग ने वोट किया कि 1 2 3 4, और ऐसे ही करके फिर किसने वोट किया, घ ने वोट किया कि 3 2 1 4।
फिर मैंने वोट किया कि 2 1 3 4, ठीक है। इस तरीके से इन सारे के सारे वोटर्स ने, इन सारे के सारे एमपी एमएलएज ने जो है यहां पर वोट कर दिया कि हमारी प्रेफरेंसेस जो हैं ये हैं। अब इसमें देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा बार पहले नंबर पर किसको रखा गया है, ठीक है। तो देखेंगे इसको एक भी बार पहला नंबर नहीं मिला है, ठीक है। इसको 1 2 और 3 बार पहला नंबर मिला है, इसको 2 बार मिला है और इसको एक भी बार नहीं मिला है, ठीक है। तो जिसको सबसे ज्यादा पहला नंबर मिला होगा वही क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति घोषित क्या कर दिया जाएगा, बी को कर दिया जाएगा। तो ये होता है राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली के, राष्ट्रपति के जो वोट डाले जाते हैं वो प्रेफरेंस के आधार पर डाले जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ठीक है। तो वो प्रणाली कौन सी है, वो प्रणाली बच्चे ये है, ठीक है। यानी कि प्रेफरेंसिंग ऑर्डर को ही इस प्रणाली को कहते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम कोटा, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति को कितने वोट चाहिए तब वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि कुल पड़े हुए वैध मत, यानी कि जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं बटे 2 + 1, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कि कुल वैलिड वोट थे 200, कुल वैलिड वोट कितने थे बच्चे, 200। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 100, ठीक है, +1, यानी कि 101 वोट जिस व्यक्ति के निकल आएंगे उसी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 101 वोट जिस व्यक्ति के होंगे वही राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। यह फॉर्मूला आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम कोटा कितना होता है, तो कुल पड़े हुए वैध मत बटे 2 + 1, ये होता है राष्ट्रपति पद के लिए जो है न्यूनतम कोटा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आई होप आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है, समझ भी आ गया होगा। तो आज के लिए हम केवल इतना रखेंगे कि आर्टिकल 55 तक हमने जो है सारी की सारी निर्वाचक मंडल, उसके जो चुनाव पद्धति है वो सारी की सारी हमने समझ ली कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इसके आगे की कहानी हम कल कंटिन्यू रखेंगे। जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको ऐसे ही डिटेल में कराने वाला हूँ, तो सारे के सारे आप लिखते जाएं साथ के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। ऐसे ही सारी की सारी आपको पॉलिटी जो है ख़त्म कराई जाएगी पूरी की पूरी विद नोट्स, ठीक है। नोट्स आपको एंड में दे दिए जाएंगे PDF के ज़रिए। आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम और फेसबुक दोनों की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।